नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रॉबर्ट जेकब है। मैं कनाडा में रहता हूं। मैं कनाडियन सिपाही हूं। मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है। कनाडा बहुत ही सुंदर और रोमांचक जगह, चारों तरफ घाटी और जंगलों से भरपूर और ठंडा का मौसम, चारों तरफ ठंडी हवा बहती है। यह जगह को जिसने भी देखा या यहां पर जिसने भी आया है वह यही कर होकर रह गया है। लेकिन इतनी सुंदर जगह के पीछे एक डार्कनेस भी है। यहाँ के खौफनाक जंगली जानवर और सबसे बड़ी दरिंदा वेंडिगो। मैंने वेंडिगो के बारे में अपने पूर्वजों से सुना था। उस समय मैं ये सोचता था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है जो मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते थे, मुझे डराने के लिए, ताकि वह काम हम कर सके जो मेरे पेरेंट्स हमसे करवाना चाहते थे। लेकिन यह भ्रम मेरा उस दिन टूट गया जिस दिन उस क्रिएचर का मैंने आमना सामना किया और मैंने अपने एक बहुत ही करीबी अपने को खोया। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक भयानक और बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो कि मेरे साथ घटी थी। मेरे साथ यह घटना 8 साल पहले हुआ था। वह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उस घटना में मैंने बहुत ही करीब और एक अपने को खोया था। मेरे भाई जेब, हम लोग 2 भाई थे, मैं और मेरा भाई जेब। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। क्या आप लोग वेंडिगो के बारे में जानते हैं? अगर हां तो ठीक है, और अगर नहीं तो पहले इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वेंडिगो एक पौराणिक प्राणी या दुष्ट आत्मा है जो मैदानों और महाझीलों के निवासियों के साथ साथ कुछ प्रथम राष्ट्र के लोक कथा से उत्पन्न हुई थी। यह कनाडा के पूर्वी तट के जंगलों में पाया जाता है। कई ने तो यह कहा कि वेंडिगो का बर्फ का दिल है और एक विशाल ह्यूमनाइड का रूप है। अचानक एक दुर्गंध या बेमौसम ठंड इसके आने से पहले महसूस हो सकती है, जो कि मानव मांस के लिए तीव्र लालसा रखता है, जिसे नरभक्षी भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूं। मैं जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूं तो बहुत उदास हो जाता हूं। मैं यह सोचकर उदास हो जाता हूं कि काश मैं अपने भाई को उस दिन रोक लिया होता और उस जीव का पीछा करने नहीं दिया होता। काश हम लोग उस दिन घर वापस लौट गए होते तो शायद मेरा भाई आज मेरे पास होता, जिंदा और सही सलामत। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम 2 भाई थे, मैं और मेरा भाई जेब। हम दोनों का ही आदत था रात के खाना खाने के बाद टहलने जाना। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी रात में हम दोनों भाई टहलने के लिए बाहर गए। हम अपने चक्कर लगा रहे थे और घर जा रहे थे। चलते हुए हम जंगल से कट गए, फिर खुली जगह पर आ गए। अचानक से मुझे मेरी जूते के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। जब मैंने अपने पैर को उठाया और सिर को झुका के जूते को देखने लगा तो मैंने देखा कि मेरे जूते के नीचे कुछ लाल रंग का तरल पदार्थ लगा हुआ है। जब मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि यह तो खून है। मैं चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर यह खून आया कहां से। फिर जब मैंने अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखने लगा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि हर जगह खून था। पेड़, घास पर हर जगह बिखरा हुआ था। पहले तो हमें लगा कि यह भेड़ियों के एक झुंड होगा। यहां पर भेड़ियों को कभी कभार ही देख पाते हैं। वह शिकार तो करते हैं, लेकिन शिकार करने के बाद वह शिकार को आधी खाए हिस्से इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं था। हिरण के गुफा के अंदर कुछ दौड़ के जाने का पैरों के निशान थे। एक भेड़िया कभी अपने शिकार को उसके गुफा या घर के अंदर जाकर हमला नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करे तो उन्हें बहुत लड़ाई करनी पड़ती है। 3 थे। हाँ, मुझे लगता है 3 शरीर वहां पर फाड़ के रखा गया था। शरीर को कुछ इस तरह से फाड़ा गया था कि उसकी सिर कहीं पर तो कहीं पर पैर और कहीं पर धड़ दिखाई दे रहा था।
शिकारी कभी ऐसा नहीं करते। वे स्क्रैप को पीछे नहीं छोड़ते हैं। ये किसने किया था और क्यों किया था ये तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना पता चल रहा था कि जिसने भी यह काम किया था वह भोजन के लिए नहीं किया था, यह मनोरंजन के लिए किया था। लेकिन हमें यह सही से नहीं पता था। हमने अभी शवों का एक झुंड देखा और हमें लगा कि हमें अभी सावधान रहना होगा। मुझे याद है कि मेरा भाई मुझे घर जाने के लिए कह रहा था। उसने सोचा कि यह जंगली कुत्तों का झुंड है, लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा रहा था और मुझे यह पूरी तरह यकीन था कि मैं अकेले 2 माइल उस जंगल को पार करके नहीं जा सकता था। मेरे पास एक छुरा और प्रिंट लॉक के सिवा कुछ भी नहीं था। जेब के पास एक पुराने जमाने की लंबी बंदूक थी और वह थोड़ा गोलियों से भरा हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं कि क्योंकि इस टाउन में चारों तरफ जंगल है और जंगल के कारण बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, इसी कारण से हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं हमारे साथ हथियार रहती है और इसीलिए मैं उसे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं था। मुझे उसे समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वह समझ गया। फिर हमने वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। यह इतना मुश्किल नहीं था, हमने सिर्फ खून का पीछा किया। वह चीज उस हिरण का पहले खून निकाला था, फिर उसे 1 मील तक घसीट कर ले गई। ये तो मुझे नहीं पता कि वो उसे कहाँ ले गया। मुझे बस इतना पता था कि मैंने उस रात से पहले कभी भी जेब को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। फिर अचानक हम लोगों को शोर सुनाई देना शुरू हो गया, जैसे कि कोई पेड़ टूट रहे हो और चीजें तेजी से ठंडी हो रही हो। मैं अपने जीवन में बहुत सारे जंगल में रहा हूं, मैं इस पूरी दुनिया में रहा हूं, लेकिन उस रात जो आवाज में मैंने सुनी, मैंने कभी ऐसी आवाजें कभी नहीं सुनी जो उस रात मैंने सुनी। मैंने बातें सुनी, मैंने जानवरों को चिल्लाते सुना। बहुत सारे जानवर जैसे हिरण की आवाज और लोमड़ी और खरगोश और रकुन और पक्षियों की आवाज सुनी। बस डर गया। यह शायद रात के 12 या 1 बजे की बात है। उस समय लोमड़ी और कुछ पक्षियों को छोड़कर और कुछ भी नहीं जागना चाहिए था, लेकिन वह सिर्फ जाग नहीं रहे थे बल्कि यहां वहां भाग भी रहे थे। मैंने देखा कि उस रात पक्षियों के झुंड सीधे पैरों में उड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम भेड़िया के कुछ झुंड की तरफ गए। लगभग भेड़िया के एक जोड़े को गोली मार दी, यह सोचकर कि यह वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वह सब हमारे और भाग कर आ रहे थे। सभी भेड़िया हमारे पास से भागे और वह लोग हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तभी किसी हिरण ने भी ऐसा किया, फिर कुछ खरगोश और गिलहरी, लोमड़ियां और यहां तक कि कुछ जंगली सुअर भी हमारी तरफ से गुजर कर चले गए, लेकिन हम लोगों की तरफ वह लोग ध्यान नहीं दिए। वह सब एक दूसरे को खा रहे थे और उन्हें केवल एक चीज की परवाह थी कि वहां से दूर हो जाना है। जो चीज को हम चेक कर रहे थे वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम देखना चाहते थे या सोच रहे थे, वह बिल्कुल उससे उल्टा था और कुछ ऐसा था जिसे हम मार नहीं सकते थे। मुझे नहीं पता कि हम घर क्यों नहीं गए। मुझे लगता है कि मेरे भाई का यह स्वभाव था, मुसीबत की ओर जाना और लड़ना। अंत में हम एक खुली घाटी में पहुंच जाते हैं। यह आमतौर पर एक मकई का खेत था, लेकिन यह मौसम मकई का नहीं था, इसलिए यह सिर्फ सपाट गंदगी थी। हमने तब जमीन पर हुए निशान को देखा। जंगल में भाग रहे बहुत से जानवरों ने जमीन को पक्का कर दिया था, लेकिन वह हिरण का खून कहां था? निशान को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने भी एक कदम नहीं उठाया और उसके ऊपर से दौड़कर चला गया, मनो वे इसे हमारे लिए खोजने के लिए छोड़कर गए हो। निशाने उथली हुई थी। जो कुछ भी था उसका वजन 100 पाउंड से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं निकला। एक 40 पाउंड के बॉब कैट एनी मेरा गला घोट दिया था। इस सब का बस एक ही मतलब निकलता है, यह जो कुछ भी है वह बहुत ही जल्दी और खतरनाक तरीके से हमला करती है। इसलिए हम निशानों का अनुसरण करते हैं और हमें यह पता लगने में देर नहीं लगी कि यह चीज क्या है। एक पुराना चर्च जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। हम 50 गज के भीतर आते हैं और हमें एक शोर सुनाई देती है, एक चिलचिलाती आवाज। ये एक तरह से 2 अलग अलग आवाजें आ रही थी। एक ऊंचे स्वर की चीख थी, दूसरी नीचे गड़गड़ाहट की। ये दोनों आवाजें एक ही समय में बन रही थी।
हम और 20 गज के अंदर पहुंच जाते हैं और शायद हमें यह आवाजें और साफ सुनाई दे रही थी। मुझे यह अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि वह आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कागज को फाड़ रहा है और जैसे कोई बाल्टी को आगे पीछे कर रहा है। जैब मुझे देखकर उसके पीछे छुपने को कहता है और फिर फुसफुस आके मुझे उसके पीछे रहने को कहता है क्योंकि हम उसे घेरने वाले थे। कोई भी जानवर तब लड़ेगा जब उसे घेर लिया जाएगा, खासकर जब वह शिकारी हो। लेकिन उस निशान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ एक है। जैब मुझसे कहता है कि यह शायद एक अकेला कुत्ता है और शायद पागल है। योजना यह थी कि खाते समय उस पर हमला करेंगे और फिर उसे गोली मार देंगे और तब तक गोली मारेंगे जब तक वह हिलना डुलना बंद न कर दे और फिर उसका गला काट देंगे। और अगर वह मेरे भाई के ऊपर हमला करता है तो यह मेरा काम है कि मैं उसे गोली मार दूं या छुरा घोंप दूं। फिर वह ऊपर चला जाता है और मैं उसके ठीक पीछे था, उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वह चीज क्या है। लेकिन काश मैं वह काम उस दिन नहीं करता, काश मैं उसे देखने नहीं जाता। मैंने देखा वह एक शव के ऊपर झुकी हुई थी, उसके मांस को फाड़ देती है और समाज को खा जाती है और जो कुछ भी नहीं खाया जाता है उसे फेंक देती है। वह रात चांदनी रात थी। चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ईंटों के चारों ओर खून था। उसका शरीर हल्का सफेद था, मानव दिखने वाला लेकिन बिल्कुल मानव नहीं। उसके हाथ और पैर इंसानों की तरह थे लेकिन वह एक बंदर की तरह कुबरा होकर बैठा हुआ था और उसके हाथ सामान्य नहीं थे। पंजों के अंत से उसकी लंबी उंगलियां निकली हुई थी। उसको सिर्फ मैंने देखा था, मेरा भाई उसे देखने में झिझक रहा था। वह किसी व्यक्ति पर गोली चलाने वाला नहीं था, इसलिए वह अपना गला को झाड़ता है ताकि वह क्रीचर पीछे मुड़कर देखे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, सारा शोर बस बंद हो गया। सच में मैंने इससे पहले कभी इतनी चुप्पी नहीं महसूस की और ना ही इसके बाद कभी महसूस की। लेकिन 2 सेकंड के लिए वह क्रिएचर कुछ भी नहीं, कोई शोर नहीं किया। और जब वह घुमा तो उसकी आवाज और भी तेज हो गया और वह कराह उठा। आवाज सुनकर जेब उछल पड़ा और उसे गोली मार दी, लेकिन वह गोली उसे नहीं लगी। अगर वह चीज मर जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन गोली उसको सिर्फ छूकर चली गई। मैंने पॉइंट ब्लैंक में रखकर अपना फ्लिट क्लॉक राइफल चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उस चीज के शरीर में वह गोली लगने के बाद भी ना के बराबर से चोट लगी थी। मेरे पास सिर्फ 3 बुलेट थी और उसे मैंने धराघर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह क्रिएचर हिल तक नहीं रही थी, यहां तक कि उसने तो मुझे देखा तक नहीं कि मैं भी वहां था। उसकी नजर सिर्फ मेरे भाई जेब पर थी। फिर अचानक उसने जेब पर पंजा मारा और उसके मांस के टुकड़े निकाल लिया। वह चीज उसके घर से शुरू होते हुए उसकी त्वचा, उसकी छाती को चीरता हुआ फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। उसने मेरे भाई का गला फाड़ दिया, उसने उसकी नाक, उसकी आंख फाड़ दी, उसने उसे काट दिया। फिर उसने जेब के शरीर के अंदर को खोदना शुरू किया, उसके जबड़े के निचले आधे हिस्से को, गर्दन की छोटी हड्डियां और उस ट्यूब को, फिर उसकी पसलियों को चीर दिया। यह चीज को देखकर वहीं पर मैं उल्टी कर दिया। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन पता नहीं किसी तरह पर कैसे मेरे भाई का चाकू उस चीज के कंधे पर जाकर लगा और फिर अचानक जेब मेरे पीठ पर आकर गिर गया और फिर उसकी सांसें वहीं रुक गई। फिर मैंने आव देखा ना ताव जेब को पीठ पर उठाकर जोरों से दौड़ने लगा और इतना जोर से मैं दौड़ रहा था कि कसम से मैंने कभी उससे पहले ऐसा नहीं दौड़ा था और वह चीज मेरे पीछा कर रही थी। मैं वापस जंगल में आ जाता हूं, इन सब के दूसरी तरफ जहां मैं अब तक था। मैं अपने मकान मालिक की ओर बढ़ रहा था क्योंकि मेरे मकान मालिक का घर सिर्फ आधा मील दूर था। मैं अच्छे से उस चीज का चीखना और करहाना सुन सकता था। मुझे पेड़ की शाखाएं फटने और इधर उधर हो जाने की आवाज आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पास से गुजरने वाले हर एक पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा था। सब पेड़ इतनी जोर से और बार बार टूट रहा था, लेकिन मैं फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। आखिरकार मैं चॉप्ड वुड के पास पहुंच जाता हूं। मैंने जब ऊपर देखा तो देखा कि मेरे मकान मालिक अपने कुछ साथी के साथ आग के सामने बैठकर ब्रांडी पी रहे हैं। मैं जोर से चीखा
और जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरे चीखने और चिल्लाने से वह सब मेरे पास दौड़ कर आ गए। मैंने उनसे मदद मांगाने के लिए कहा और वह सब मेरी मुंह देख रहे थे। और फिर उन लोगों ने जो कहा वह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। उन लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पीठ में ये क्या है? जैसे ही उसने कहा वैसे ही उसने देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, ओह गॉड, एक गंदेदार शॉट तुम्हारे भाई ने इधर उधर पहन रखा है। मेरे भाई के पास यही बचा था, उसका अधिकांश सिर, उसका घर, लेकिन कमर के बाद कुछ भी नहीं। अचानक हम फिर से वह चीखना सुनते हैं। वह क्रिएचर मुझे पकड़ लेता है और जैब जमीन में गिर जाता है। मैं उससे लड़ रहा था, रो रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम अभी भी उसे बचा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे उसे उठाने से पहले ही चला गया। उन लोगों के पास जाने से पहले ही उन्होंने मुझे पकड़कर अंदर की तरफ फेंक दिया। जितने लोग भी वहां थे सब अंदर थे। वह दरवाजा बोल्टिगम दरवाजा था, इसलिए उन लोगों ने पुराने जमाने की लंबी बंदूकें तैयार करना शुरू कर दी। मेरी मकान मालिक मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ? पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बोलूं। वह सब समझ गए थे कि जरूर कुछ भयानक चीज वहां पर है। बाहर आग अभी भी चल रही थी। अंदर केबिन की दीवार के 2 हिस्से से हम सब कुछ देख सकते थे। तभी कोई पुलिस को फोन करने के लिए दौड़ा। बाहर हमने देखा कि आग के सामने एक क्रिएचर चल रहा था। पता नहीं ये क्या चीज थी। उनमें से एक ने कहा कि यह जानवर जैसा दिखता है। अचानक खिड़की के पास से कुछ जाता है। हम इसे शूट करते हैं, लेकिन वह कुछ और ही था। यह मेरे मकान मालिक का कुत्ता था, लेकिन केवल शरीर, उसका सिर और पैर नहीं थे। तभी हमें पीछे कुछ सुनाई देता है तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कोई नहीं था। फिर अचानक से दरवाजे और खिड़कियों के सामने चीजों को धक्का देना शुरू कर देता है वह क्रिएचर। मुझे मेरे मकान मालिक का एक दोस्त याद आया जो कह रहा था कि दरवाजा तो खुला है, फिर लकड़ी तोड़ने की आवाजें आती हैं और एक धमाका होता है, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है। वह चुप नहीं होता, जैसे पहले इधर उधर घूम रहा था वैसे। सब अपनी अपनी राइफल तैयार कर रहे थे। तभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरे हाथ में एक हथौड़ा था। मैंने जैसे ही वह हथौड़े के साथ पीछे घुमाया तो मुझे ऊपर सीढ़ियों से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से एक खरोंचने की आवाज सुनी जो पहले से भी काफी तेज थी, और यह आवाज गूंज नहीं रही थी क्योंकि यह आवाज घर के अंदर से आ रही थी। हम लोग जल्दी से किचन की तरफ भागे। जैसे ही हमने किचन का दरवाजा खोला, सूखे एप्पल के पीसेस रस्सी में लटके हुए थे जो गिर गए। एक खुले दरवाजे के भीतर हम घुस गए और 4-5 आदमी उस दरवाजे को जोर से बंद कर और अपने हाथ से दरवाजे को पकड़कर खड़े हो गए, और कुछ लोग अपनी राइफल ठीक करने लगे। सब बंदूकें एकदम निशाने पर रखकर तैयार थे। फिर अचानक वह क्रिएचर दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारने लगा। हमने जितना जोर से हो सके उतना जोर से दरवाजे को पकड़ रखा था, लेकिन उस लकड़ी के दरवाजे को ज्यादा देर तक संभाला नहीं जा सकता था। इसलिए एक जन ने सबको अपना सिर झुकाने के लिए कहा। अचानक दरवाजे का ऊपरी भाग उड़ जाता है, और जैसे ही वह क्रिएचर अंदर आता है, उसके हाथ को मैं बिना देखे ही एक धारदार चाकू से काट देता हूं। उसके हाथ काट जाने से उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज से मेरे कान फट रहे थे। लेकिन फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि सारे आदमियों के मांस के टुकड़े यहां वहां बिखरे हुए थे। उन सबको इस तरह से फाड़ा गया जैसे किसी ने किसी कागज को फाड़ा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी तेजी से वह गया कहाँ। उसके हाथ वहीं पर पड़े हुए थे। पुलिस वहां पहुंच गई थी। मैं अभी भी उस दरवाजे से चिपका हुआ था। अब क्या बचा? सूरज निकल चुका था, सुबह हो चुकी थी। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए हिरासत में रखा। बहुत से लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत समय तक किसी से बात नहीं कर रहा था। जब मैं घर वापस आया तो मुझे खेत में काम करने की जमींदार की नौकरी मिल गई। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे खुद ही बहुत बड़ा शौक लगा था। मैं अपने भाई को खो चुका था। जब मैं 18 वर्ष का था तब मैं सेना में भर्ती होने के लिए साइन अप किया। मैं अपने मकान मालिक के पास गया यह खुशखबरी सुनाने के लिए।
मैं साथ में एक ब्रांडी की बोतल भी लेकर गया था। मैंने अपने मकान मालिक को यह ब्रांडी की बोतल दी और फिर उनसे पूछा, आपको पुलिस ने क्या कहा था? मेरे मकान मालिक ने कहा कि पुलिस ने कहा है कि यह शायद कोई जंगली जानवर या फिर कोई भेड़िया या फिर जंगली भालू था जो अपने बच्चों की रक्षा कर रहा था। मैंने उनसे कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं जो कि आपने उसका पंजा वाला हाथ देखा था? वह मुझे घूर कर देखने लगे और फिर कहा, वह हाथ फिर कभी इस शहर में नहीं देखा गया। उसे देखने वाले आखिरी इंसान भी मारे गए, वह पुलिस भी मर गया। वह हाथ फिर से हम लोगों को नहीं मिला। शायद उसे कोई जंगली जानवर लेकर चला गया। उन्होंने कहा, उसका पंजा एक भालू के जैसा दिखता था, लेकिन एक आदमी के हाथ जैसा लग रहा था। उन्होंने कहा, वह वेंडिगो था। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। कहा जाता है कि प्यार कभी नहीं मरता, वो मरकर भी वापस आता है, भले ही वह प्यार झूठा हो या फिर सच्चा। यह घटना उत्तर प्रदेश के नैनी की रहने वाली महिला निधि और उसके पति सौरभ की है। सौरभ इलाहाबाद के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर था। शादी के 11 महीने बाद सौरभ का ट्रांसफर इलाहाबाद से नैनी हो गया था। निधि अपने शहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। नैनी में सौरभ को गवर्नमेंट बंगला अलॉट किया गया था। निधि और सौरभ नैनी स्थित उस बंगलों पर रात को पहुंचे थे। जब वो बंगले पर पहुंचते हैं तो वहां पर लाइट नहीं थी। तो सौरभ निधि से कहता है कि कैसा है तुम्हारा शहर, यहां तो लाइट ही नहीं है। तो निधि कहती है कि इसी सवाल का जवाब मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इंजीनियर से जानना है। तो सौरभ हंसते हुए सुबह लाइट को ठीक करने की बात कहता है। जब दोनों उस बंगले की ओर बढ़ते हैं तभी निधि को छत पर अंधेरे में 2 चमकीली आंखें दिखती हैं। यह बात वह सौरभ से कहती है तो सौरभ को वहां कुछ नहीं दिखाई देता। सौरभ निधि से कहता है कि वहां कोई नहीं है, वो सब तुम्हारा वहम है। असल में कोई दूसरा दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। दोनों जैसे ही उस बंगले के गेट के पास पहुंचते हैं तो अंदर से एक डरावनी शक्ल का आदमी अपने हाथ में लालटेन लिए हुए उनके पास आता है। वह खुद का नाम मॉडर्न टाइप नाम रामू बताता है। वह निधि को घूरे जा रहा था। देखने में रामू भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही निधि और सौरभ हॉल में पहुंचते हैं तो एक हवा के झोंके से वहां की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है। तभी निधि को अंधेरे में फिर से 2 चमकती हुई आंखें दिखती है तो वह डर जाती है। जब सौरभ देखता है तो उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी रामू वहां सौरभ और निधि का सामान लेकर हॉल में पहुंच जाता है। सौरभ उससे अपना बेडरूम दिखाने को कहता है। सौरभ और निधि जब हॉल से अपने बेडरूम के लिए चले जाते हैं तो उनके जाने के निधि जब बेडरूम में जाती है तो सौरभ उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि बाद हॉल के अंधेरे में एक शख्स की काली परछाई दिखती है। निधि, क्या तुम्हें यहां आकर कुछ याद नहीं आया? इस सवाल पर निधि सौरभ को नमे जवाब देती है। तो सौरभ उसे याद दिलाते हुए कहता है कि जब हम नैनी आ रहे थे तो तुमने यहां पहुंचकर कुछ स्पेशल करने की बात कही थी। निधि मुस्कुराते हुए फिर से सौरभ को न कहती है। सौरभ निधि को अपनी बाहों में भरकर अपनी ओर खींचता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। सौरभ रात को स्पेशल बनाने के लिए निधि को बेड पर खींच ले जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब होकर प्यार करके अपनी रात को यादगार बना ही रहे थे कि तभी रंग में भंग डालने के लिए एक एक्टिविटी होती है। किसी ने उनके बेडरूम के गेट को बाहर से नॉक किया। सौरभ गेट को खोलकर बाहर देखता है तो वहां कोई नहीं था। तो सौरभ को लगा कि शायद ये आवाज हवा की वजह से आई होगी। जब वह वापस निधि पास जाता है तो देखता है कि निधि काफी डर चुकी थी। सौरभ निधि को देखकर उसे सोने के लिए बोलता है और खुद सोने लगता है, लेकिन निधि को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद निधि को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो उसके बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। निधि डर कर बैठ गई और सौरभ को जगाने की कोशिश करने लगी। सफर के दौरान हुई थकान की वजह से सौरभ नहीं जागा। जब सौरभ नहीं जागा तो निधि खुद गेट की तरफ बढ़ी और गेट को जल्दी से खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। बाहर जरूर कोई है,
ये सोचकर निधि ने अपने रूम से एक लैंप लिया और रूम के बाहर देखने चली गई। बाहर अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से नीचे हॉल में रखे रेडियो पर एक सॉन्ग प्ले हो गया। निधि हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे डरते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। निधि ने नीचे हॉल में जाकर देखा तो चारों ओर अंधेरा था। उसे सॉन्ग के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। डर से उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। ध्यान से देखने पर निधि को उस हॉल में सामने टेबल पर रेडियो दिखा। तब उसे यकीन हुआ कि यह सॉन्ग बजने की आवाज इस रेडियो से आ रही है। सब उस चौकीदार रामू का किया धरा होगा, यह सोचकर निधि का डर कम हुआ। निधि ने रेडियो को ऑफ कर पास रखी चेयर पर आराम से बैठ गई। तभी कुछ देर बाद उसे उस हॉल से किसी इंसान के गुनगुना की आवाज सुनाई दी, जिससे निधि घबरा गई। उसने खड़े होकर डरते हुए हॉल के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने आवाज लगाई, कौन है? क्या रामू, ये सब तुम कर रहे हो? हॉल से किसी का जवाब न सुनकर निधि का डर बढ़ता जा रहा था कि तभी टेबल पर रखी लालटेन बुझ गई। निधि डरते हुए बाहर का गेट खोलती है तो उसे पीछे से धक्का लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। जब वह पलटती है तो उसके ऊपर एक मरे हुए शख्स का प्रेत था, बिल्कुल उसके करीब, जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वह निधि से कहता है कि वह भूल गई क्या? यह गाना वो उसके लिए ही गाया करता था। इसके आगे वह शैतान निधि से कहता है, सच्चे प्यार को कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। याद है आज के दिन से 10 बार क्या हुआ था, याद करो उसे। निधि डर की वजह से बेहोश हो गई। सुबह निधि खुद को बेड पर पाती है। उसके सामने सौरभ बैठा हुआ था। निधि सौरभ को रात वाली बात बताती है तो सौरभ कहता है कि यह सब थकान की वजह से हुआ होगा, आगे से अपना ख्याल रखना। सौरभ ड्यूटी के लिए निकल जाता है। सौरभ के जाने के बाद निधि को कुछ याद आता है तो वो अपने पर्स से ढूंढकर एक लॉकेट निकालती है, जिसमें उसके साथ एक लड़के की फोटो लगी हुई थी। तभी उसके रूम का गेट अपने आप खुल जाता है। निधि को महसूस होता है कि पीछे से कोई उसे छू रहा है। तभी एक अदृश्य साया निधि के शरीर को दबाने लगता है। निधि उस लॉकेट को वहीं फेंककर उस रूम से भाग गई। जब निधि हॉल में होती है तब वह बहुत डरी हुई थी। तभी उस हॉल में रखा लैंडलाइन की घंटी बज उठी, जिसे सुनकर पहले से ही डरी निधि कांप उठी। निधि ने डरते हुए फोन को उठाया तो उसे फोन में वही रात वाला गाना सुना, जिससे डरकर निधि ने फोन को रख दिया। तभी वहां रामू की अचानक हुई एंट्री से निधि डर गई, जो पहले से ही काफी डरी हुई थी। वक्त निधि को रामू से एक डरावना सच पता चला। निधि जिस लैंडलाइन से बात कर रही थी वो कई दिनों से बेकार पड़ा हुआ था। उसी शाम निधि बात टब में नहाते समय उसके साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में सोच रही थी कि तभी वह शैतानी प्रेत उस पर हमला करता है। वह शैतान उसका गला दबा देता है, जिससे निधि चीखने लगती है। जब सौरभ निधि को बाहर से आवाज लगाता है तो वह प्रेत गायब हो जाता है। निधि रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सौरभ से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और इतना कहकर वो बेहोश हो गई। उसी रात एक अदृश्य शैतानी साया सौरभ और निधि के बेडरूम की ओर बढ़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही बलात्कारी प्रेत था जो वहां निधि के लिए आया था। वह निधि से बदला लेना चाहता था। वह प्रेत निधि के पास जाकर उसकी रजाई को हटा देता है और वह निधि के बेहद करीब जाकर उसको घूरता है। जब वह प्रेत अपनी जीभ से निधि की गर्दन को छूता है तो निधि जाग जाती है। उस प्रेत को देखकर निधि डर जाती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अपने बगल में सो रहे सौरभ को भी नहीं जगा सकती थी। उसके बस में छटपटाने के सिवा कुछ नहीं था। तभी सौरभ जाग जाता है और निधि की हालत देख वह उसे जगाने लगता है। जब निधि को होश आता है तो वह सौरभ से लिपटकर रोने लगती है। उसी समय वह प्रेत निधि से कहता है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो उसे कुछ मत बताना। अगले दिन सौरभ निधि को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर निधि को स्लीप पैरालिसिस नाम की बीमारी बताता है और कहता है कि इस बीमारी का इलाज है। जब सौरभ के बॉस और उसका दोस्त उसके घर खाना खाने आते हैं तो खाने में खून देखकर वो सौरभ पर भड़क जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब उस प्रेत का किया कराया था। जब निधि दुखी होकर अपने रूम में जाकर रोने लगती है तो उसे वहां फिर
वही हंसी सुनाई देती। वह प्रेत निधि से कहता है कि सौरभ तुम्हें पागल समझकर घर से निकाले, उससे पहले तुम खुदकुशी कर लो और मेरे पास आ जाओ, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था। तब निधि कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम भाड़ में जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना सुनकर वह शैतान निधि को धक्का देकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके हाथ जकड़ देता है। वह निधि के कपड़े हटाने लगता है। निधि उस प्रेत के आगे बेबस और लाचार थी। वह प्रेत उसके साथ वो सब कर रहा था जो वो मरने से पहले नहीं कर सका था। सौरभ जब कमरे में पहुंचता है तो वह निधि को बेहोश और खराब हालत में पाता है। सौरभ को निधि के हाथ पर 12 फरवरी लिखा दिखा, जो उसकी समझ में नहीं आया। जब निधि को होश आता है तो वह सौरभ को बताती है कि ये सब आत्मा ने किया है। जब सौरभ ने कहा कि ये उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, तब निधि ने बताया कि अगर वो ऐसा करती तो वो आत्मा सौरभ को मार देती। सौरभ निधि से 12 फरवरी का राज पूछता है, जो अगले दिन थी। तब निधि सौरभ से कहती है कि वो शादी से पहले विवेक नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो दूसरी जाति का था, इसलिए घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने इस जन्म में न सही मरने के बाद एक साथ रहने का वादा किया और दोनों ने एक साथ बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की प्लान बनाया। विवेक बिल्डिंग से कूद गया, लेकिन निधि डर के वजह से नहीं कूदी। विवेक मर चुका था। उस दिन 12 फरवरी थी। अब वह ठीक 1 साल बाद अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया था। सौरभ ने निधि को कुछ न होने का भरोसा दिया। अगले दिन सौरभ निधि को तांत्रिक के पास ले जाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तो निधि उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है, वो सबको मार देगी, वो उसे छोड़कर चला जाए। लेकिन सौरभ उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी रूम की लाइट चली जाती है और निधि सौरभ पर चाकू से हमला करती है, क्योंकि अब वह उस शैतानी आत्मा के काबू में थी। सौरभ को चाकू के हमले से घायल करके निधि वहां से भाग जाती है। सौरभ अपने घाव पर कपड़ा बांध निधि को हॉल में ढूंढने लगता है। तभी निधि पीछे आकर उससे कहती है, क्यों इतना तड़प रहा है, मर क्यों नहीं जाता। इतना कहकर निधि सौरभ पर हमला करती है कि तभी वहां पर रामू तांत्रिक को लेकर पहुंच जाता है। तांत्रिक को देखकर निधि वहां से भाग जाती है। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि तुम्हारी पत्नी आत्मा के बस में है और वो उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाएगी। आज रात के 12 बजे तक उस आत्मा को रोका नहीं गया तो कल 12 फरवरी है, तब वह आत्मा बहुत ताकतवर हो जाएगी, फिर उस आत्मा को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सौरभ निधि को लेने के लिए उसके रूम में जाता है तो निधि को धक्का देकर भागने लगती है। तभी उसके सामने रामू आ जाता है। वह आत्मा रामू से कहती है कि निधि मेरी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, और वह रामू की गर्दन पकड़ लेती है। तभी सौरभ निधि के सर पर डंडे से वार करता है, जिससे निधि बेहोश हो जाती है। निधि को रस्सियों से बांधकर तांत्रिक के सामने लाया जाता है। तांत्रिक अभिमंत्रित जल निधि पर छिड़कता है तो वो चीखने लगती है, लेकिन बाद में उस अभिमंत्रित जल का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तांत्रिक सौरभ से कहता है कि उस आत्मा की कोई ऐसी चीज है जो उसे तुम्हारी पत्नी से जोड़े हुए है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौरभ उस चीज को ढूंढने के लिए रूम में जाता है। वह उस चीज को ड्रॉयर, बेड और निधि के पर्स में ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब सौरभ के पास केवल 2 ही मिनट का समय बचा हुआ था, जिससे वह निधि को बचा सकता था। तभी सौरभ के घाव में तेज दर्द होता है और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उसकी नजर बेड के नीचे पड़े लॉकेट पर गई। सौरभ ने उस लॉकेट को उठाया और देखा तो उसमें निधि और विवेक की फोटो थी। सौरभ को सब समझ में आ गया था कि यह वही चीज है जो विवेक को निधि से जोड़े हुए है। इस बात का पता आत्मा को चल गया तो निधि रस्सियों को खोलकर सौरभ को मारने के लिए आने लगी। उसे रामू और तांत्रिक भी नहीं रोक सके। जैसे ही निधि कमरे में पहुंची तो सौरभ ने डंडे से उस लॉकेट को तोड़ दिया। निधि चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अब वह उस आत्मा से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी।